नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं थाईलैंड प्रोटेस्ट के बारे में। थाईलैंड में काफ़ी समय से कई सारी प्रोटेस्ट हो चुकी है। फरवरी से ये प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, बीच में कोविड-19 की वजह से थमी थी, लेकिन अभी फिर से इस प्रोटेस्ट ने जो है वो गर्मी पकड़ ली है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ये पिक्चर है जुलाई 2020 की। तो बेसिकली ये एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट। यहाँ पे डेमोक्रेसी की डिमांड करने के लिए 3000 यंग लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी डिमांड रेज करी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, पूरा जो सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिक ज़्यादा बनाने के लिए। जो कोलिएशन था, स्टूडेंट्स का कोलिएशन बना था, इसका नाम दिया गया है फ्री यूथ। तो जो डिमांड्स हैं इनकी, जितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वो आखिर है क्या? 5 ब्रॉड डिमांड्स हैं। रेजिग्नेशन ऑफ चान ओचा जो अभी प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के, उसके अलावा पार्लियामेंट के डिसोल्यूशन की यहाँ पे बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो रिस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं उनको हटाने की बात है, और उसके अलावा मोनार्की को रिफॉर्म करने की बात है। तो ये सारी जो डिमांड्स है वो क्यों अराइज हो रही है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखिए, बैकग्राउंड में हम समझते हैं कि ये जो सिस्टम है आखिर थाईलैंड में वो है क्या, जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पे जो प्रधानमंत्री उनका नाम है प्रयुत चान ओचा, और यहाँ पे चल रहा है मिलिट्री रूल। तो बेसिकली प्रयुत चान ओचा जो है वो कौन है? मिलिट्री जनरल है। कैसे आए थे वो पावर में? 2014 में उन्होंने कू लगाया। वहां पे कोई और प्रधानमंत्री था, लेकिन उन्होंने एक मिलिट्री कू लगाया और वहां से जो सरकार थी उसको हटा दिया। और ये पहली बार नहीं है कि थाईलैंड में कू हुआ है। 1932 में यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की अबॉलिश हुई थी। उसके बाद से दर्जन भर कू यहाँ पे लग चुके हैं। 2014 तक 12 कूज ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं। 2014 में जो कू हुआ था वो लेटेस्ट था। इससे पहले जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है। और जब इन्होंने कू लगाया और यहाँ पे मिलिट्री रूल की उन्होंने स्थापना करी, तो उन्होंने एक काउंसिल बनाया जो सरकार चलाएगा। उस काउंसिल का नाम इन्होंने दिया नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड ऑर्डर। ठीक है। बेसिकली जनता का दूसरा नाम है ये। जब मिलिट्री रूल लगता है ना, तो आप उसको जनता गवर्नमेंट बोलते हो। म्यांमार में भी था मिलिट्री रूल। अभी फिलहाल वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई है कुछ साल पहले, लेकिन वहां पे भी जनता रूल चलता था, मिलिट्री रूल चलता था। तो यहाँ पे जनता रूल का जो नाम है वो क्या दिया गया? नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड ऑर्डर। मतलब ये सरकार चलाएगा। यहाँ पे सरकार के लोग बैठेंगे, बेसिकली मिलिट्री के लोग बैठेंगे। किस तरीके से इन्होंने कू किया था 2014 में? ठीक है। हुआ क्या था, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी यिंगलुक शिनावात्रा, जो कि थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लोअर हाउस को डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर दिया कि उस हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए। उन्होंने ये ऑर्डर दिया और ये काफी कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था। काफी लोग नाराज भी थे। तो कोर्ट में ये मसला गया और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि यिंगलुक शिनावात्रा को इमीडिएटली हटाया जाए। यहाँ पे यिंगलुक शिनावात्रा जो उस समय पीएम थी उनको हटाया गया, और उसका फायदा उठा करके क्या हुआ, चान ओचा ने वहां पे कू लगा दिया। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे अब पावर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उन्होंने फायदा उठाया और यहाँ पे मिलिट्री कू लगा दिया और पूरे थाईलैंड में उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया ताकि उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट यहाँ पे इरप्ट ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने 2 स्टेप्स लिए। पहला, एक हैंड पिक लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर था वो एक हैंड पिक लेजिस्लेचर था, यानी कि एक ऐसा लेजिस्लेचर जो उनके हिसाब से बना हो। उसमें थे मिलिट्री और पुलिस ऑफिशियल्स। ऑब्वियस सी बात है, मिलिट्री रूल लगेगा तब यही ऑफिशियल जो है लेजिस्लेचर को डोमिनेट करेंगे, या फिर इनके अलावा कौन होंगे? यस मैन, जो केवल यस सर बोलने का काम करते होंगे। ठीक है। और साइकोफेंसी यानी कि चापलूसी करने में बिलीव रखते हैं। उसके अलावा एक और स्टेप जो हुआ वो हुआ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया 2014 में। 22 मई 2014 को ये लागू हुआ था। और इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री को और मोनार्की को काफी ज्यादा पावर्स दी गई। बेसिकली मिलिट्री को पावर्स दी गई और मोनार्की को काफी ज्यादा इम्यूनिटी दी गई। ठीक है। और थाईलैंड में अभी फिलहाल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? ऐसा सिस्टम जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और मोनार्की को केवल एक सेरेमोनियल हेड माना जाता है। सेरेमोनियल मतलब एक्चुअली पावर उसके पास नहीं है। वो पावर कहां से एक्सरसाइज करेगा? थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो एक्सरसाइज करेगा। केवल साइन करने का काम होता है। तो इस तरीके का वहां पे सिस्टम है, लेकिन वहां पे मोनार्क को काफी ज्यादा इम्यूनिटी दी गई है। मोनार्क के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वहां पे इस तरीके के लॉज हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पावर में आए थे 2014 में। अब देखिए, एक और कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी, वो हुई थी 2019 में। 2019 में क्योंकि लोगों में डिसकंटेंट था चान ओचा के खिलाफ, तो लोग डेमोक्रेसी को वोट देने के लिए निकले। 2019 में इलेक्शंस हुए, है ना। अब देखिए हुआ क्या। आप यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में ये 3 सबसे बड़ी पार्टीज जो उभर के आई थी इलेक्शंस के बाद। पहली पार्टी है फ्यू थाई पार्टी। उसने कितनी सीटों पे कब्जा किया? उसने जीती 136। उसके अलावा जो चान ओचा की पार्टी है उसने 116 सीटें, और उसके अलावा जो नई पार्टी आई एक फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी, उसने जीती 81 सीटें। अब इन दोनों ने बना रखा था एंटी चान ओचा अलायंस, इन दोनों ने। ठीक है। चान ओचा के खिलाफ अलायंस इन्होंने बना रखा था और प्रो डेमोक्रेटिक एक अलायंस बना रखा था।
और सबको उम्मीद थी, क्योंकि सबने भर भर के यहाँ पे वोट दिए थे, तो इसीलिए दिए थे ताकि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिसइल्यूजनमेंट। किस तरीके से? फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन बने? चान ओचा। अब किस तरीके से बने वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो हाउसेज होते हैं थाईलैंड में। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो होता है लोअर हाउस, और दूसरा होता है अपर हाउस, जो होता है सेनेट। अब ये जो है, ये इलेक्टेड हाउस है जहां पे कितने लोग होते हैं? 500। और ये जो है ये अपॉइंटेड हाउस है जहां पे होते हैं 250 लोग। तो ये हो गए 500, ये हो गए 250। अब जनरली क्या होगा डेमोक्रेसी में कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड है वहां से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे 500 प्लस 250 कर दिया जाता है, 750। इसका आधा करो, कितना आता है? 375 प्लस 1, 376। इनका जो कॉम्बिनेशन आता है उसकी जो मेजॉरिटी मार्क है वो कितना है? 376। और 376 जिसके फेवर में होंगे, 376 का नंबर जिसके फेवर में आ जाएगा, या उस इतना या उससे ज्यादा जिसके पास सीटें होगी, जिसके पास फेवरेबल वोट्स होंगे, वो बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है। अब देखिए, हमने पिछले स्लाइड में देखा कितने मिले थे चान ओचा को? 116। अब जो हाउस ऑफ सेनेट है, ये जो सेनेट है ये क्या है? ये एक अपॉइंटेड हाउस है। अपॉइंटेड है मतलब किसके द्वारा अपॉइंटेड? गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कौन लोग होंगे? पुलिस ऑफिशियल्स होंगे, मिलिट्री ऑफिशियल्स होंगे, यस मैन होंगे, अलग अलग फील्ड से भी अगर आप प्रोफेशनल चूज करोगे तो वो वही होंगे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो ये जो 250 के 250 है, किसके पास चले जाते हैं? चान ओचा के पास। और बचते कितने हैं? 126। 376 में से आप 250 घटाइए, कितना बचा? 126। कितनी सीटें हैं चान ओचा के पास? ऑलरेडी 116। और बाकी कुछ और पार्टीज भी थी जिन्होंने एंटी चान ओचा अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वहां से कुछ 10 वोट तो जुगाड़ ही सकते हैं। तो जुगाड़ कर लिया, 376 या उससे ज्यादा इनके पास वोट आ गए, और फाइनली प्रधानमंत्री कौन बना? चान ओचा। इसीलिए जो मैंने आपको पहले एक स्लाइड बताई थी जहां पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात हो रही है, वो इस वजह से हो रही है। इस इलेक्शन के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पे #RIP थाईलैंड, #NotMyPM, और लोग सड़कों पे उतर गए थे कि हमारा वोट जो है उसको आप रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे एक डिसकंटेंट आया था। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था, 2017 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन ना वहां पे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुए, ना वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स हुए, ना वहां पे फ्रीडम को रिस्पेक्ट करने में रिफॉर्म्स हुए, कुछ भी रिफॉर्म नहीं हुआ। बस एक होता है ना, एक आई वॉच था बस, कि रिफॉर्म के नाम पे कुछ ला दिया, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं लाया। ठीक है। और 2019 के इलेक्शन के बाद बस एक चीज हुई थी जो मैंने आपको बताया था, NCPO, जो जनता जिसको बोलते थे, उसको यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, बस ये नाम हटा दिया। अभी भी मिलिट्री रूल ही है वहां पे, डेमोक्रेसी वहां पे एस्टैब्लिश नहीं हुई है। करंट बिल्डअप की अब बात करें, कौन से ऐसे इवेंट्स है जिसकी वजह से अभी वाले प्रोटेस्ट ट्रिगर हो रहे हैं? सबसे पहले हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी, जो एक पार्टी मैंने आपको उस स्लाइड में बताई थी जिसने 81 सीटें जीती थी। दूसरा है इकोनॉमिक रीजंस, एक है सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, और एक और है एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन पे जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है वो। तो ये सारे मिलके टेंडम में जो है अभी के जो इवेंट्स है, अभी की जो प्रोटेस्ट है, उसका ट्रिगर बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी के डिसोल्यूशन का, तो फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी जो है प्रो डेमोक्रेसी पार्टी से 2018 में ये फॉर्म हुई थी। थानाथॉन ने ये फॉर्म करी थी पार्टी, जो कि एक यंग बिलियनियर है। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ ये पार्टी की शुरुआत करी, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर मैं इलेक्शन जीता हूं तो बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं, खासकर मिलिट्री में। तो आप देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, और 81 सीटें पहले इलेक्शन में जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये आगे थ्रेट हो सकते हैं। तो देखिए, पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेसी चल रही है, तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल्ड है। तो कोर्ट में केस जाता है इस बात को लेकर के कि जो पार्टी है, थानाथॉन की जो पार्टी है, उसने फंडिंग में धांधली करी है। उसने कहीं से लोन लिया, और वो जो लोन है वो कहीं ना कहीं इलीगल है और इन वायलेशन विद इलेक्शन लॉज है। ठीक है। और इस नाम पे फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया फरवरी 2020 में। 2019 के एंड से ये केस शुरू हो चुका था, और फाइनली फरवरी 2020 में इस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया। तो ये इमीडिएट ट्रिगर बना था फरवरी 2020 के जो प्रोटेस्ट हुए उसका। इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक रीजंस काफी समय से चल रहा है। या अगर आप मैं इस तरीके का ग्राफ बनाऊं, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है धीरे धीरे थाईलैंड की 5 या उससे कम तक गिरती जा रही है। और उसके बाद अब आ जाता है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक जब यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेटर है, वो सबसे
बड़ा हिट लेता है, क्योंकि अब यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और यूथ में डिसकंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डिसकंटेंट बढ़ने से जो ऑलरेडी लोग सरकार के खिलाफ थे वो और भी ज़्यादा खिलाफ होते गए। ये बैंक ऑफ थाईलैंड का अगर आप एस्टिमेट देखें तो उसने बताया है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय अ मिनिमम ऑफ 8% दिस ईयर। तो इकोनॉमिक रीजंस इस तरीके से हैं। फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, देखिए कोविड-19 की मैंने बात करी, कोविड-19 में थाईलैंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। 3,500 कुल केसेज आए यहाँ पे और नए केसेस अभी रिसेंटली नहीं आए, ये कल का डेटा है, ठीक है। और देखिए आप देखिए +0 नए केसेस नहीं आ रहे, मैक्सिमम लोग रिकवर कर गए हैं और कुछ 60 डेथ हुई है, 59 यहाँ पे डेथ हुई है, नए केसेस नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का जो मिलिट्री रूल है, जो सरकार है, उसने अभी तक लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। यहाँ पे लोगों का निकलना काफ़ी हद तक उसने बंद कर रखा है। लोग ब्रीच करके निकल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसने यहाँ पे जो सरकार है उसने फ्रीडम को हटाने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए कोविड-19 का सहारा लेते हुए फ्रीडम को सप्रेस कर रखा है। उसके अलावा 2019 के जो इलेक्शंस हमने बात करी थी, 2019 के जो इलेक्शंस थे वो इस तरीके से थे कि वहाँ पे अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल देता था तो उनको थ्रेट्स मिलते थे। ये तो एक जनरल ट्रेंड है थाईलैंड में। अब एक्टिविस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मेकोंग रिवर, जो थाईलैंड की एक रिवर है, वहाँ पे 2 मिसिंग एक्टिविस्ट जो थे जिनको एब्डक्ट कर लिया गया था वो यहाँ पे फ्लोट होते हुए मिले, उनकी बॉडीज यहाँ पे फ्लोट होते हुए मिली। उसके अलावा रेड शर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके जो एक यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी अब्डक्ट कर लिया गया है, वो डिसअपियर हो चुके हैं और उनके खिलाफ भी यहाँ पे लोग अब सड़क में उतर चुके हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये देखिए मल्टीपल रीजन यहाँ पे चल रहे हैं। मोनार्की की मैंने बात करी थी, मैंने आपको बताया कि क्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये यहाँ के करंट मोनार्क है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता तो आप यहाँ पे इस वर्ड को पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉ है, मैंने आपको इम्यूनिटी की बात बताई थी, तो यहाँ पे इस तरीके से लॉ है कि अगर आप मोनार्क के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर आप उसको इंसल्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक लॉ चलता है जिसका नाम है लेजे मेजेस्टे। लेजे मेजेस्टे लॉ में क्या होता है कि अगर आप इंसल्ट करते हैं तो क्या होगा, आपके अगेंस्ट इलीगल ऑफेंस हो जाएगा। ये जो इसको जो है एक इलीगल ऑफेंस माना जाएगा। और ये जो लॉ है, यहाँ का जो लेजे मेजेस्टे लॉ है, ये वर्ल्ड का हार्शेस्ट लेजे मेजेस्टे लॉ है, ऐसा कई सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे सीक्रेट ट्रायल्स होते हैं और लेंदी प्रिजन सेंटेंसेस यहाँ पे लोगों को दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे फ्रीडम को सप्रेस करने के काम किए जाते हैं। एक बार मैं फिर से समाप्त कर दूं, ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। रेजिग्नेशन ऑफ चान ओचा ये डिमांड कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियस है। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लॉड है किस तरीके से कि यहाँ पे चान ओचा प्रधानमंत्री बन गए डिस्पाइट कि उनको पॉपुलर इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की यहाँ पे बात है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिलिट्री की तरफ स्क्यूड है और मोनार्की की तरफ स्क्यूड है। उसके अलावा मोनार्की को रिफॉर्म करने की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो रिस्ट्रेंट्स है उसको हटाने की बात है। तो ये यहाँ पे मेजॉरिटी डिमांड्स हैं। किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 3 फिंगर सैल्यूट, हंगर गेम्स करके फिल्म है उसका 3 फिंगर सैल्यूट काफी पॉपुलर है। ये जो एक्ट है, 3 फिंगर सैल्यूट का जो एक्ट है, ये काम करता है एज ए सिंबल ऑफ डिफेंस। तो अगर आप सरकार को डिफाई कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मानना चाह रहे, तो आप 3 फिंगर्स दिखा रहे हैं। उसके अलावा रैप सॉन्ग्स बन रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, हैशटैग्स चल रहे हैं ट्विटर पे, पूरा ट्विटरिटी काफी ज्यादा अभी एक्टिव चल रहा है और इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा LGBTQ जो है वो अपना यहाँ पे जो सिंबल होता है इनका 8 कलर का, ये जो रेनबो होता है, हर एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, वो लेकर के सड़क पे निकले हैं क्योंकि इनके राइट्स भी अभी तक नहीं माने गए हैं, है ना। डेमोक्रेसी नहीं है तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे फ्लॉज है जो थाईलैंड में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा रेड शर्ट जो 2006 में फॉर्म हुआ था उस समय के coup के खिलाफ, वो भी निकल चुका है लाल झंडे लेकर के, अब इनके जो सिंबॉलिक झंडे हैं उसको लेकर के निकल चुका है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। और अभी रिसेंटली ये इवेंट हुआ था तकरीबन 5-6 दिन पहले कि जो पैलेस है मोनार्क का, उसके बाहर एक प्लाक लगा हुआ था जो मोनार्की को ग्लोरीफाई करता था, उसको हटा करके यहाँ पे लोगों ने एक दूसरी गोल्ड प्लाक यहाँ पे इंस्टॉल करी जिसमें 3 फिंगर सैल्यूट जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये बोल रहे हैं कि थाईलैंड जो है वो उसके लोगों को बिलोंग करता है, ना कि किसी मोनार्क को, ना किसी मिलिट्री रूलर को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है प्रोटेस्ट में, वो हो रही है एक काइंड ऑफ इंटर कंट्री प्रोटेस्ट। ये हांगकांग और ताइवान में लोग चाइना के खिलाफ काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, ठीक है। वहां पे हो रहा है एक सप्रेशन, इनके लोगों को सप्रेस किया जा रहा है हांगकांग और
ताइवान के, उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप चाइना के साथ कंप्लाई कीजिए। इन दोनों पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है, ठीक है। और उसके अलावा थाईलैंड में मिलिट्री रूल के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब मीम्स बनाते बनाते क्या हुआ, प्रोटेस्ट में जब मीम्स बन रही थी बनाते बनाते यहाँ पे इन तीनों में लिंक हो गया और यहाँ पे इनकी एक अलायंस बन गई जिसका नाम है मिल्क टी अलायंस, क्योंकि मिल्क टी यहाँ पे तीनों जगह काफी पॉपुलर है। तो इंटरनेट की नेटिजन्स की एक अलायंस बन गई जो वहां की सप्रेसिव सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इंडिया भी टेसिटली इसका पार्ट है, इंडिया में भी मसाला चाय काफी पॉपुलर है, तो इंडिया भी टेसिटली इसका पार्ट है, क्योंकि इंडिया चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे बोलना चाहता है, क्योंकि चाइना यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहा है, लद्दाख जो हमारा रीजन है वहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहा है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट माना जा रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 कंट्रीज की अलायंस बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है थाईलैंड में और कुछ और जगह। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी थाईलैंड के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड, उनके कारण, उनके कॉजेज जितने भी हैं वो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।